शिशिर ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? शिशिर ऋतु में कटु और तीक्ष्ण भोजन नहीं करना चाहिए और उपवास नहीं करना चाहिए, फास्ट नहीं करना चाहिए इस ऋतु में। और क्या होता है कि शीतल जो जगह होती है, जो ठंडी जगह होती है, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए इस ऋतु में। अब हम सोचते हैं कि कठोर तीक्ष्ण भोजन या फिर उपवास क्यों नहीं करना चाहिए इस ऋतु में, क्योंकि इसमें ये जो भोजन होता है वो वात को बढ़ाता है और वात के जो डिजीज होते हैं उनको बढ़ाता है। और बेसिकली जो आयुर्वेद है वो वात पित्त कफ पे ही डिपेंड करता है पूरा, कि कौन से सीजन में वात बढ़ेगी, कौन से सीजन में वात कम होगी, कौन से सीजन में पित्त बढ़ेगा, कौन से सीजन में पित्त का शमन होगा, कौन से सीजन में कफ बढ़ेगा, कौन से सीजन में कफ का शमन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो खाना पीना है आयुर्वेद में वो बताया गया है कि कब पित्त का शमन होगा, कब वात का शमन होगा, कब कफ का शमन होगा, कब कफ का कुपित होगा, कब कुपित होगा या उत्क्लेश उसका होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही खान पान के बारे में बताया गया है। जो वात पित्त और कफ का जो शमन है या उत्क्लेश है, या कब ये सामान्य अवस्था में रहते हैं, उन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में या जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तो हमारा मेन जो फोकस है वो है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैसे खान पान करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे और हमको कम से कम बीमारियां हमको हों। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने सबसे पहले बात कर ली शिशिर ऋतु की। शिशिर ऋतु में जनरली या बेसिकली हम लोगों को मीठा भोजन खाना चाहिए, मीठा नहीं मधुर भोजन खाना चाहिए, नमकीन खट्टा इस तरह का भोजन खाना चाहिए। दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए या सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए और स्टीम बाथ लेना चाहिए और इस तरह से हम लोगों को रहना चाहिए। तो ये हो गई शिशिर ऋतु की बातें। अब सेकंड थिंग पे आते हैं। शिशिर ऋतु के बाद में आती है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, पतझड़ का मौसम हो जाता है और मौसम चेंज होता है काफ़ी, मतलब एकदम से चेंज होता है कि सर्दी से गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। तो वसंत ऋतु होती है। तो वसंत ऋतु में क्या कौन से महीने में आती है? ये चैत्र और वैसाख महीने में आती है। चैत्र वैसाख में हिंदी महीने जो कि होते हैं। और वैसे मार्च और अप्रैल के महीने की जो ऋतु होती है वो वसंत ऋतु होती है। तो उसमें क्या खाना कैसे, मतलब हम लोगों का लाइफ स्टाइल जनरली कैसा होना चाहिए? गुनगुना पानी पीना चाहिए और जो आसव अरिष्ट जो बताए गए हैं आयुर्वेद में उनका सेवन करना चाहिए। और उसके अलावा जो शरीर का व्यायाम है, मतलब यानी कि जो योगा वगैरह है वो इस ऋतु में करना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए। और उसके अलावा नश्य और वमन कर्म भी करना चाहिए इस ऋतु में। और क्या नहीं करना चाहिए उसमें, खट्टा और तेलीय जो पदार्थ होता है वो नहीं खाना पीना चाहिए। और जो हैवी डाइट होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि भारी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में कफ जो होता है उसका उत्क्लेश होता है। कफ जो होता है वो बाहर निकलता है बॉडी के अंदर से। तो जो हैवी डाइट अगर लेंगे तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और उसके बाद में वो पचेगा नहीं, खाना पच नहीं पाएगा ठीक से। तो खट्टी चीज़ें और तेलीय चीज़ें और हैवी डाइट का इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो दिन में नहीं सोना चाहिए। बसंत ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे और कफ बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर और कफ की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये बसंत ऋतु में नहीं करना चाहिए। थर्ड हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु, जो होती है ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में आती है, जो कि जनरली होता है मई जून का महीना, जो कि मई जून का महीना होता है। उसमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नारियल पानी ज़्यादा पीना चाहिए और सुबह के टाइम पे घूमने जाना चाहिए, ठीक है। और जो मधुर आहार है उसका सेवन करना चाहिए। मधुर शीतल और तरल आहार का सेवन करना चाहिए, यानी लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो उसमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो बेसिकली ध्यान जो ज़्यादा रखने वाली चीज़ है, गर्मियों में ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर जो योगा है वो नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो शरीर की एनर्जी होती है तो वो ऑलरेडी कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत शरीर थकान फील करता है, फटीग फील करता है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा योगा
नहीं करना चाहिए, और गरम मसालेदार जो भोजन है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, और अधिक धूप का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए, उससे लू वगैरह लग जाती है, और सीजनल जो भी डिजीज़ होती है उनका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से ग्रीष्म ऋतु में का लाइफस्टाइल हो। अब हम बात करते हैं विसर्ग काल की। विसर्ग काल का मतलब होता है कि दक्षिणायन काल। दक्षिणायन काल में क्या होता है कि सूर्य की गर्मी कम और चंद्रमा का सौम्य अंश शरीर और प्रकृति में दोनों में बढ़ने लग जाता है। तो थोड़ा मॉइस्चर या फिर थोड़ा सर्दी वाला जो सीज़न होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है यहाँ से। तो हल्का स्टार्ट हो जाता है। तो जो सबसे पहले इसके अंदर जो ऋतु आती है वो आती है वर्षा, उसके बाद में शरद ऋतु एंड देन हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। तो पहले वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु आती है, देन शरद आती है, देन उसके बाद में हेमंत ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के अंदर क्या होता है, वात का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और जैसे वसंत ऋतु होती है उसमें कफ का प्रकोप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु क्या है, जुलाई और अगस्त के महीने में आती है, और श्रवण और भाद्रपद, हिंदी जो महीना होता है श्रवण और भाद्रपद के महीने में आती है। तो इस ऋतु में क्या करना चाहिए कि जो उबला हुआ पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी इसमें नहीं पीना चाहिए। उसके अलावा इसमें गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए, और शहद का सेवन करना चाहिए। चावल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो चावल होता है वो ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद दाल सूप या फिर तेल की मालिश शरीर के अंदर इसमें करनी चाहिए। दाल सूप या तेल की मालिश इसके अंदर करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, एक तो दिन में, इस ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से वात कुपित हो जाती है, वात का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। या शीतल जल का सेवन नहीं करना चाहिए, और भारी जो हैवी डाइट जो होती है वो नहीं लेनी चाहिए वर्षा ऋतु के अंदर। और जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद चिकित्सा कौन सी करनी चाहिए, चिकित्सा वस्ती चिकित्सा करनी चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वर्षा ऋतु में। अब हम बात करते हैं शरद ऋतु की। शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक मास में आती है। हिंदी जो महीना होता है अश्विन और कार्तिक मास, उसके अंदर आती है, और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आती है। सितंबर अक्टूबर जो जनरली मंथ्स जो होते हैं उसके अंदर आती है। तो इस ऋतु के अंदर क्या खाना चाहिए, जो खट्टी चीज़ें जो होती है जैसे आंवला है, अंगूर है, या जो भी खट्टे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो फूड जो होता है वो खाना चाहिए, जनरली ज़्यादा खाना चाहिए। मधुर और खट्टा खाद्य पदार्थ इसके अंदर खाने चाहिए, यानी कि जो भी भोजन होता है, जो डाइट होती है, जनरली वो ज़्यादा खानी चाहिए। उसके अलावा मूंग का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। चावल और गेहूँ, इनको भी ज़्यादा यूज़ में लेना चाहिए। और जो नहीं खाना चाहिए वो है कि जो तेल में तली हुई चीज़ें जो होती है, या मैदा जो होता है, वो नहीं खाना चाहिए इसके अंदर। और इसमें सूर्य की किरणों से बचना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। क्योंकि इस ऋतु के अंदर क्या होता है कि पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है। पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसमें जो चिकित्सा जो की जाती है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी विरेचन करवाया जाता है शरद ऋतु के अंदर। इसलिए तली हुई चीज़ें या फिर दही वगैरह का इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही भी जो है वो इसको कुपित करता है, पित्त का कूपन बढ़ाता है, मतलब पित्त को कुपित करता है। इसके बाद में आती है हेमंत ऋतु, जो दक्षिणायन काल की लास्ट ऋतु होती है, हेमंत ऋतु, जो कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आती है। मार्गशीर्ष और पौष के महीने में ये ऋतु आती है। इसके अंदर जो जनरल लाइफ स्टाइल जो होती है वो सेम एज शिशिर ऋतु की जैसी होती है। जैसे शिशिर ऋतु में खान पान करते हैं कि भाई मीठा खाना चाहिए, या खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें ये खाना चाहिए, तो सेम इसमें भी शहद का सेवन करना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, और बॉडी पे मतलब तेल की मालिश करनी चाहिए शरीर पे, और जो एक्सरसाइज वगैरह है वो भी करनी चाहिए, हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हेमंत ऋतु में भी करनी चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में सर्दी काफ़ी तेज़ सर्दियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती। और जो नहीं करना चाहिए वो है कि एक तो ठंडी जगह पर नहीं रहना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को जो है उबाल के गर्म करके पीना चाहिए, या फिर बहुत डाइटिंग नहीं करनी चाहिए इस ऋतु के अंदर, यानी कि जो उपवास वगैरह, जो डाइटिंग वगैरह है वो भी नहीं
करनी चाहिए। और खाना जो है प्रॉपर मील लेना चाहिए। पूरा खाना इस ऋतु के अंदर खाना चाहिए। कटु, अम्ल और तीक्ष्ण जो भोजन होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए इस ऋतु के अंदर। तो ये हमने 6 ऋतुओं की बात की आयुर्वेद की अकॉर्डिंग कि क्या बेसिकली इन ऋतुओं में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक तरह से हम लोगों ने एक सुपरफिशियल बात की कि सुपरफिशियल क्या खाना चाहिए। बेसिकली डिटेल में हम बात करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड कभी मैं एक एक ऋतु के बारे में कोई नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि एक एक चीज़ कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि जो आयुर्वेद में 6 सीजन्स बताए गए हैं, 6 सीजन्स के अंदर 6 ऋतुओं के अंदर 2 काल हैं, उत्तरायण काल, दक्षिणायन काल। उत्तरायण काल में जो होता है बॉडी का और प्रकृति जो नेचर है उसका जो सौम्य कम हो जाता है, तो उसके अंदर 3 ऋतु आती है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु। और जैसे दक्षिणायन काल है उसके अंदर भी 3 ऋतुएं आती है, तो वर्षा, शिशिर और हेमंत ऋतु। तो इन ऋतुओं में कैसा रहना चाहिए, सुपरफिशियली खाना पीना कैसा चाहिए, तो वो सब चीज़ें उन ऋतुओं के अकॉर्डिंग हमको रहना चाहिए। उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो डिजीज़ है, जो ऋतुओं के सीज़न चेंज होने से जो बीमारियां हैं उनके होने के चांसेस हम लोगों को कम हो जाते हैं। तो इस वजह से ये प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है, जो कि जनरली हम रख सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि सीज़न चेंज होने पे ये जैसे सर्दी आनी शुरू हो जाती है तो घर के अंदर लड्डू बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या तिल के लड्डू लोग खाना, या फिर सर्दी जैसे हेमंत ऋतु जो होती है उसमें बाजरे का सेवन लोग ज़्यादा करते हैं गर्मी की वजह से। तो जो सीजनल फूड्स वगैरह जो होते हैं तो वो भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही एक महत्व है कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग डाइट या खान पान जो भी है वो चेंज हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी के लिए वो ज़रूरी है। शरीर अपने आप की इम्यूनिटी कैसे डेवलप करेगा? वो खान पान जो भी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग डेवलप करेगा।